हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का है। जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। आई होप जो मैंने पीछे चैप्टर्स करवाए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और इसके अंदर क्या होगा कि दो स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी, यानी टू स्टेटमेंट्स दी होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। और इसमें हम लोगों को ये बताना है कि अलग अलग मेथड्स के बारे में आएगा। एक ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखिए, इसको नॉर्मल ए एक्स प्लस बी वाई है ना प्लस सी इक्वल टू 0, या यहाँ पे ए वन एक्स बोल सकते हो, बी वन वाई बोल सकते हो, क्योंकि हमें टू इसमें इक्वेशंस लेके चलना होता है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस इसको C1 और इसको C2 आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप दो इक्वेशन ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या, आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 6। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसमें क्या है, ये जो कांस्टेंट नंबर है मैं इस साइड ले गई हूँ। C1 C2 का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर्स। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 5y इक्वल टू 6। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कांस्टेंट नंबर है, तो इस तरह से x और y टू वेरिएबल्स इधर आ गए, कांस्टेंट नंबर को मैं उधर ले गई। तो इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से आपको इक्वेशन एग्जाम में आती है, और आपको बताना होता है इसके अंदर लीनियर इन इक्वेशन के अंदर कि आपकी जो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। पेयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज दो इक्वेशंस दी होती है। लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने अभी बताया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिख दिया, तो एक इक्वेशन हमारी बन गई। पेयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम लोगों के पास दो इक्वेशनें दी होंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को बताना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो टेबल है, ये जो मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखा है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस टेबल को पढ़ लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए। और मैं अभी इसी टेबल को आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये टेबल जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर इसका बहुत ही मेन रोल है। तो आपको इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करवाती हूँ, इसके अंदर है क्या है। तो ये देखिए आप, ये जो है अभी मैंने आपको बताई कि इसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन की। तो ये देखिए, ये जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी टू इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या देखना है, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे अलजेब्रिक कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन किस तरह से आती है वो पढ़ेंगे। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब ये दो इक्वेशंस आपके पास दी हैं, अगर a1 ओवर a2 यानी x के कोएफिशिएंट के साथ जो नंबर होता है a1, उसको पहले को a1 बोलते हैं, दूसरे को a2 बोलते हैं। वैसे y का जो कोएफिशिएंट होता है उसको b1 बोलते हैं, और सेकंड वाली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट होता है उसको b2 बोलते हैं। सेम कांस्टेंट नंबर पहले वाले को c1 बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन वाले को c2 बोलते हैं। तो जब आपका ये जो a1 है ओवर a2 और b1 ओवर b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब जब आप किसी चीज को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो वो कौन सी लाइन बनाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। तो मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि किस तरह से है। उसके बाद अगर अलजेब्रिकली मैं पूछूं कि आपको मान लो मैंने कोई इक्वेशन दे दी, यहां मैं साइड पे करके बताती हूँ, 2x प्लस 3y है ना, तो वही जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं इक्वल टू 5, या 3x प्लस 4y इक्वल टू लगा लो 6, ऐसे कोई इक्वेशंस हैं मेरे पास। और मैंने कहा कि मुझे ये बताना है कि क्या ये ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो वो तो मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। और मुझे बताओ कि ये कौन सा सोल्यूशन है।
तो सोल्यूशन जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि कौन सा सोल्यूशन है, तो आपने जो क्वेश्चन में आए कि कौन सा सोल्यूशन है, तो आपने जो x का कोएफिशिएंट है यानी पहले वाले को a1 मान लेना, यानी a1 मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, और a2 मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, पहले ऐसे लिख लेना। सेम b1 आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, b2 आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ सो दैट आपके समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे अब इसके बाद हमारे पास जो C1 है और जो C2 है वो क्या हो जाएगा, C1 है हमारे पास 5 और C2 क्या है हमारे पास 6 है। तो इस तरह से है, आप चाहो तो आप 5 को इधर भी लेके आ सकते हो, तो -5 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको ये बताना है कि क्या ये वाला जो है ये सोल्यूशन कौन सा बनाएगा। तो जब कभी क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशनें दी हों और पूछा जाए कि कौन सा सोल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि x यानी 2/3 क्या 3/4 के इक्वल है, क्या पहली दो चीजें आपस में इक्वल हैं। अरे ये तो साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है ना ये आपस में इक्वल। अगर 2/3 और 3/4 जो है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, ये सोल्यूशन हमारा हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बेटा, और अगर मैं बात करूं इसकी कंसिस्टेंसी की, कि बताओ ये दो लाइंस आपको दी हैं, तो क्या ये दो लाइन, अगर ये आपके पास ये 2 लाइंस गिवन है, तो ये जो है ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो आप क्या बोलोगे, जब कभी भी a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 ओवर b2 के, तो वो कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और उसको हम बोलेंगे क्या, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये कंसिस्टेंट होता है। और इसका एक और मतलब होता है कि ये कौन सा, अगर मैं बात करूं कि ये कैसी लाइन बनाएगा ग्राफिकली, तो इससे भी मेरे को पता लग जाता है कि ग्राफिकली जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, ग्राफिकली जब भी आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, अगर पहली दो के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनाएगा। अगर वो यूनिक सोल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट है, तो अगर ग्राफिकली भी आप देखोगे ना, तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनाएगा। दूसरी बात, अगर आपका a1 ओवर a2 b1 ओवर b2, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 2 मिनट रब कर देती हूँ, आपको बताती हूँ इसके बारे में। अगर हमारी तीनों की तीनों इक्वल आ जाती हैं, जैसे देखो 2x प्लस मैं लगा देती हूँ 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख दूं 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख दूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, a2 क्या आ गया 4 आ गया, b1 क्या आ गया 3 आ गया, b2 क्या आ गया 6 आ गया, c1 आपका -5 आ गया और c2 क्या आ गया -10। अब देखो 2/4 इक्वल टू 3/6, अगर आप 2/4 करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2, अगर आप 3/6 करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2, अगर आप -5/10 करते हो तो उसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। अगर तीनों के तीनों यानी a1 ओवर a2 आप करते हो, b1 ओवर b2 आप करते हो, या c1 ओवर c2 आप करते हो, तीनों का आंसर सेम आता है, यानी इक्वल रेशियो में वो आते हैं, तो इसका मतलब वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन बनाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि अगर आप देख रहे हो, क्वेश्चन को देखने से भी पता लग जाता है कि अगर इनकी रेशियोज की कटिंग करके तीनों आपस में इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफिकली जाऊंगी भी, तो ये जो मेरा क्वेश्चन होगा ग्राफिकली अगर मैं जाती हूँ तो वो कॉन्स्टेंट लाइन बनाएगी, और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होएगा, इनफाइनाइटली मैनी। और अगर मैं बात करूंगी कि ये कंसिस्टेंट है, यस दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट, ये भी हमारा कंसिस्टेंट ही शो करेगा। वैसे तो इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। समटाइम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप उस केस में इसको भी कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, और अगर डिपेंडेंट लिखा है तो डिपेंडेंट बोल सकते हो। ये देखो ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, और सारी वैल्यू आपस में डिपेंड करती है, तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी कंसिस्टेंट ही होता है।
ठीक है बेटा। अब जो थर्ड वन है वो क्या है, अगर हमारी पहली टू वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, यानी अगर मैं a1 ओवर a2 बोलूं, b1 ओवर b2 बोलूं, वो तो इक्वल है, पर थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो वो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दो चीजें आपस में इक्वल है। और सोल्यूशन का क्या नाम होगा, नो सोल्यूशन, और वो होगा क्या, इनकंसिस्टेंट। याद रखना आप लोगों को कि जो सबसे पहली बात मैम ने करी है कि अगर a1 ओवर a2 पता होना चाहिए, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। अगर आपका a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनाएगा और सोल्यूशन हमारा यूनिक होगा, और होगा क्या, वो कंसिस्टेंट होगा। सॉरी। और अगर वो तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 अगर तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन बनाएगा, और वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, जिसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। थर्ड वन है, अगर a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 आपस में इक्वल है, पर c1 ओवर c2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइन बनाएगा पैरेलल लाइन, और नो सोल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपने टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 1 मार्क्स में जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समटाइम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर के की वैल्यू भी पूछी जाती है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, 2 लाइंस आपको दी हुई हैं और आपको वहां पे ये दे दिया गया, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस तरीके का कोई करवाऊंगी अभी आपको। पहले तो मेरे को मेथड्स के बारे में भी समझना है कि इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है ना, एक तो उसमें ग्राफिकली मेथड आ जाता है, एक आता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो तरह के मेथड आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो थर्ड मेथड भी है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट अभी सीबीएसई वालों ने उसको सिलेबस से डिलीट कर दिया हुआ है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बताया जाता है। बट मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि क्लास 9th आईसीएसई है, उसमें भी ये सेम चैप्टर है, और उसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में भी बताया गया। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की भी यहाँ पे बताऊंगी अभी आप लोगों को। ठीक है बेटा। तो अभी जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है उसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जाता है, ग्राफिकली मेथड से कैसे बताया जाए कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। तो देखिए आगे, जैसे क्वेश्चन है कि चेक करना आप लोगों को, चेक ग्राफिकली वेदर द पॉइंट पेयर ऑफ द इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस और दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली इसको प्लॉट करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए आप देखिए इधर प्लीज। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये मेरा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको ग्राफिकली जो प्लॉट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों के पॉइंट्स होने चाहिए। अगर पॉइंट्स होंगे तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। तो इसके अलग अलग वेज है, मैं वो सिखाने लगी हूँ आपको। एक तो वही वे होता है कि कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो विच इज इक्वल टू 6, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लो एक इजी वे जो मैं आपको सिखाऊंगी, इक्वेशन नंबर 1 ली, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, और इसके वैल्यूज जब मैंने इसमें डालनी है, पर टीचर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इन्होंने सॉल्व करा कि नहीं करा, तो हमें सॉल्व करके बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 3y, 3y को मैं उधर ले गई, x को इधर ले लिया, तो अब क्या हो गया, x हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मुझे y को अपनी मर्जी से लेट करना है, और जो मैं लेट करूंगी उसमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, लेट करूंगी x की वैल्यू को 0, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की बात ही कर रही हूँ। ठीक है, x की वैल्यू जब मैं सॉरी यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लेनी थी, मैंने गलती से
x की वैल्यू को ले लिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे y इक्वल टू 0। अगर y 0 है तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 इट इज ऑल्सो 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सेम एज इट इज अगर मैं y की वैल्यू को 1 पुट करूंगी तो x कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 1 यानी 6 माइनस 3 इट इज ऑल्सो 3। आगे मैं नेक्स्ट जब y की वैल्यू को 2 लेट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 6 आंसर इज 0। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से मेरा यहाँ पे एक मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिया जो मेरी फर्स्ट लाइन का है। वो लाइन का नाम क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको प्लॉट मतलब इसका टेबल बना लूंगी। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अब आप देखो, आपने y को पहले क्या लेट करा, 0, तो y कहाँ नीचे है तो ये 0, तो आंसर क्या है x का, 6। जब आपने 3 लेट करा y को, सॉरी 1 लेट करा जब आपने y को, तो आपके पास क्या आया, ये देखिए, जब आपने y की वैल्यू को क्या लेट करा, 1 लेट करा, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3। आप मिनिमम 2 वैल्यूज ले सकते हो, मैक्सिमम 3 ले सकते हो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इससे भी आप निकाल सकते हो। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो मेरी पहली इक्वेशन का एक बॉक्स बना दिया मैंने कि ये पहली इक्वेशन से मेरी वैल्यूज गेट होगी। अब मुझे बात करनी है सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए आप कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सो यहां से जो मैंने गेट करा वो करा 12 प्लस 3y एंड x इक्वल टू क्या हो गया, 12 प्लस 3y डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने, 2। अब मुझे क्या करना है, अब सेम एज इट इज y की वैल्यू को फिर से लेट करना है। तो y की वैल्यू को कैसे लेट करूंगी, लेट करा मैंने y की वैल्यू को 0, तो मेरे पास x क्या आ गया, 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 2, 12 ओवर 2 यानी कि 6। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, y की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट कर लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरह से आप वैल्यूज उसमें डालते जाओगे, आपको पता लग जाएगा। जब आप 3 में यहाँ पे 1 पुट करोगे ना तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 1 का 3, 12 प्लस 3 15 होगा, 15/2 आ जाएगा। वो ना थोड़ा सा करने में आपको दिक्कत आएगी कि यार 15/2, तो पॉइंट्स में ग्राफ को प्लॉट करना समटाइम कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। इसलिए आप क्या करना, यहाँ पे जो वैल्यू आप y की लेट करोगे ना उस हिसाब से करना ताकि उसके 2 के साथ आपकी इजिली कटिंग हो जाए। तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर लूं अगर -1 पुट कर लेती है तो 12 माइनस 3, वो भी बात नहीं बनती, वो भी हमारा कम आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू को y की लेके चलेंगे ताकि इनकी कटिंग हो पाए। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेके चलूं तो 6 आ जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 18 डिवाइड बाय 2 करूंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल वैल्यूज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या लोगे, लेट कर लोगे y की वैल्यू को 2। जब मैंने 2 ली, पहले 0 लिया फिर मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आई, 12 प्लस यहाँ पे आ गया 6 ओवर 2 यानी कि कितना आ गया, 18/2 यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब पहले एक वैल्यू फिर 2 वैल्यू, अब मेरे को थर्ड वन वैल्यू यहां से लेनी है कि मेरी जो थर्ड वन वैल्यू है वो क्या होएगी। तो देखिए थर्ड वैल्यू जो मैं ले रही हूं उसमें क्या करूंगी, मैं थर्ड वैल्यू में मैं लेट कर लेती हूँ y की वैल्यू को, जैसे 2 पुट करा, 4 पुट करके देख लेते हैं, 4 प्लस 3 12 हो जाएगा। 12 जब आएगा 12 प्लस 12 पर वो बहुत आगे तक वैल्यू चलती जाएंगी, हमें दोनों लाइंस को देखते हुए चलना है। तो मैं अगर 2 और 9 आ गया तो कोई ऐसी वैल्यू लेके चलू, 12 है जैसे, माइनस में देख लेते हैं, 3 2 का 6 हो गया, -2 6 हो गया, 12 माइनस 6 6 हो गया, तो मैं y की वैल्यू -2 ले लेती हूँ। तो x मेरा कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 यानी 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6/2 यानी कि 3 आ गया। क्लियर है। अब मैं इस सेकेंड वाली जो ये सेकेंड इक्वेशन जो है, एक मैंने इसका बॉक्स बनाना है और एक पहली इक्वेशन का। मैंने वैल्यूज निकालनी आपको सिखा दी है कि किस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको।
तो ये मैंने इसको थोड़ा सा साइज वाइज छोटा कर लिया सो दैट आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा वैल्यूज के चार्ट को। एक और मैं यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट भी करना है। तो यहाँ पे क्या आया x, यहाँ पे क्या आ गया y। अब देखिए y की वैल्यू क्या पुट करी 0, फिर क्या पुट करी 2, फिर क्या पुट करी -2। ठीक है, आप पहले भी इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। यहाँ आ गया आपके पास 6, यहाँ पे आपका आ गया 9 और यहाँ पे आपका आ गया 3। जबकि एथिकली देखा जाए तो -2 पहले आए 3, तो कोई बात नहीं, प्लॉटिंग करनी है उसमें ये चलता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें हम लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो लाइंस को देखो मैं इस तरह से लाइंस लगा लेती हूँ। एक्सिस के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगी, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी समझा था। ये हमारा x होता है, ये हमारा x डैश होता है, और ये y होता है, और ये क्या होता है y डैश होता है। यहाँ पे 0 यानी कि x के पॉजिटिव पॉइंट इधर होते हैं, y के पॉजिटिव इस साइड, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट, x के नेगेटिव y के पॉजिटिव, यहाँ पे x y दोनों नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये चीजें हमने करी हुई हैं। अब आप दोनों के हिसाब से देखो अगर, तो आप क्या देख रहे हो कि वैसे तो मैंने जैसे आपको ग्राफिकली सिखाया है तो आपको यहां से समझ आ रहा होगा 1/2 और 3/-3। 1/2 इट इज नॉट इक्वल टू -1। पहली दो चीजों को, यानी अगर मैं इसको नॉर्मल देखूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 1/2 बनेगा और ये क्या बनेगा 3/-3, यानी 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, ये कौन सा सोल्यूशन आया, अभी मैंने पीछे करवाया यूनिक सोल्यूशन आ गया। और कौन सी प्रेजेंटेशन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की आएगी। जब कभी भी a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होते तो सोल्यूशन यूनिक होता है, और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और क्या होता है कंसिस्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। अब आप पहले यहाँ पे x के पॉइंट्स को देख लो, x की हाईएस्ट पॉइंट 9 है और लोएस्ट 0 है, तो 0 से लेके 1। आप ना जब भी इसको बनाओगे ग्राफिकली बनाना, ग्राफ पेपर के ऊपर, मैं तो नॉर्मली लाइंस लगा रही हूं, पर आप ग्राफ के ऊपर बनाना इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो हमारी y पे लाइंस हैं वो कौन सी लाइंस हैं, वहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं सॉरी -2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक की है y पे लाइन पर, फिर भी हम यहाँ पे प्रॉपर लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा कुछ नेगेटिव में भी है, नेगेटिव का मतलब y पे नेगेटिव पे है, तो यहाँ पे हम पूरा इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे। आप चाहो तो इसमें कम भी इस तरीके से भी प्लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को -2 ही चाहिए। चलिए पहली लाइन प्लॉट करिए x+3y वाली, और ये लाइन कौन सी थी हमारी 2x और 2x - 3y = 12। ठीक है, तो ये देखिए 2x - 3y = 12, ये वाली लाइन है। चलिए पहले क्या है इसको ध्यान से देखो, x 6 y 0, x एक्सिस पे 6 है, तो 6 कहां पे, यहाँ पे, y पे 0 का मतलब यहीं पे आएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है 3 और 1, 3 1 का मतलब 3x पे y पे 1, x पे 3 y पे 1। ठीक है, उसके बाद 0,2, x पे 0 y पे 2। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये जो लाइन हमारी प्रेजेंट हो रही है ये कौन सी है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा डबल इसको कर रही हूं सो दैट आपको इजीली पता लग पाए। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन बन गई जिसका क्या नाम है x+3y = 6। वैसे भी लीनियर का मतलब होता है जब एक लाइन स्ट्रेट जाती है ना। आगे सेकेंड लाइन बनाते हैं 6,0, अगेन सेम पॉइंट 1,2, 1 और ये रहा हमारा 2, 3, -2 ये रहा 3
और ये रहा हमारा -2। तो क्या ये लाइन हमारी सही आई है? कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ है। क्यों है? हमने y की वैल्यू -3 ली है, तो -2 लिया है, 3 2 का 6, 12 -6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6/2 3 आया। ये तो हमारा पॉइंट ठीक जा रहा है। और अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, y की वैल्यू 0 ली मैंने, x इक्वल टू यहाँ पे 12 + 3, ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 था, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना 2x, ये था 12 + 3y, 12 + 3y, तो 3 × 2 6 हो गया, 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गया, तो ये भी 9 आ रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है? कि मेरे को यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है 2 और 9 लिखना था, 2 जब करा तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आता है। तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी, इसीलिए हमारी जो लाइन है ना वो स्ट्रेट नहीं बन पाई। तो हमें जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तभी पता लग जाता है कि अगर लीनियर इक्वेशन में लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही तो ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो क्या आएगा वहां पे? 9 और 2। तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉइंट मेरा गलत था। अब मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पे? 9,2, तो 9 यहाँ पे है, 2 कहाँ पे है? ये रहा यहाँ पे। तो अब आप देखो, ये बन गई ना ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, जब a1/a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हम ना इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में टेबल होगा तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यानी a1/a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि पहली इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये दिस अपॉन दिस इक्वल नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे लाइन कौन सी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। और ये क्या है? ये है कंसिस्टेंट। तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बता दी कि किस तरीके से हमें करना है। अब हम करेंगे कि अब यहां से तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसे ही हमें पॉइंट्स निकालने हैं, ऐसे ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो कौन सा ही लाइन का मतलब होता है? अगर कोई दो लाइन एक ही लाइन के ऊपर, यानी 1 2 3 4, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट अक्कर करवा रही है, 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे अक्कर कर रहे हैं, दोनों ही लाइन के पॉइंट, दोनों ही पॉइंट के लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो वो क्या होगी? कोइंसाइड लाइन होगी। और अगर वो हमारी कोइंसाइड लाइन है तो इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन है? वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, बिकॉज सारे के सारे नंबर उसके अंदर आएंगे। और अगर वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं तो वो हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जिसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर यही ग्राफ जो है हमारा पैरेलल लाइन में आ जाता है, मानी अगर यहाँ पे ऐसे एक लाइन है, फिर ये वाला लाइन ऐसे बनी है, तो वो पैरेलल को शो करेगी। जब वो पैरेलल को शो करेगी तो अभी हमने यहाँ पे टेबल में प्रॉपर ये चीजें करी हैं कि ये हमारा कॉन्स्टेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब तीनों इक्वल है। और जब पहली दो चीजें आपस में इक्वल नहीं है, पर दो चीजें आपस में इक्वल हैं पर तीसरी आपस में इक्वल नहीं है, तो वो कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। अभी मैंने बात करी, तो वो हमारा सोल्यूशन कौन सा बनेगी? वो हमारा बनेगा नो सोल्यूशन, जिसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। आई थिंक टेबल और ये आपको समझ में आया होगा। अभी जो मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूं उसमें हमने मेथड्स की बात करी है। एक मेथड जो है वो मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और दूसरा मेथड जो है मेरा एलिमिनेशन मेथड है। अब मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों के दोनों मेथड से करवाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और स्पेसिफिकली लिखा होता है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द एलिमिनेशन मेथड या सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन्ड है तो आप उसी ही मेथड के थ्रू आउट करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी मेथड नहीं लगाओगे। और अगर ऐसे लिखा सॉल्व फॉर एक्स एंड दो इक्वेशंस दी हैं तो आप कोई सा भी मेथड उसमें लगा सकते हो, सॉल्व फॉर एक्स और वाई या ए और बी, वट एवर दैट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा काम है इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके पास दी है ना,
इनको प्रॉपर वे में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बनाना, प्रॉपर लीनियर में। तो उसको कैसे, जो फर्स्ट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इन दो का लेंगे एलसीएम। तो हमारा 6 एलसीएम आ गया और 3 जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसमें हो जाती है, 3x आ गया और यहाँ पे ये कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 4y आ गया, विच इज इक्वल टू 6 आ गया। इसको जब मैंने प्रॉपर वे में करा तो ये आ गया 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे क्या था, -1 था, सॉरी, तो 6 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -6। तो ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नॉर्मल में बनाना पहले। अब देखो इसको बनाइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 एलसीएम आ गया, ये आ गया आपके पास 3x और यहाँ पे हमारे पास आ गया y और ये आ गया 3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा बन गया 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपने इक्वेशनें बना ही ली हैं तो अब आपको क्वेश्चन को मैं बताऊंगी कि नॉर्मल इक्वेशन इस तरह से होती है और इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। और थर्ड वन इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है पर मैंने करवाना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए। है आपके सिलेबस में 2 ही मेथड है। अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है सबसे पहला मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है मेरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जब मैंने करा तो मैंने नॉर्मल सी 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब इस इक्वेशन से पहला मेथड मैं लगाऊंगी, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी बेटा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब जैसे क्लास में आपके टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर जैसे कोई आज एब्सेंट हो गए हैं तो उसकी जगह पे दूसरी टीचर आ जाते हैं, तो एक की जगह पे दूसरे का आ जाना या एक की जगह पे दूसरे को ले लेना, यानी सब्स्टिट्यूट ऐसे बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूट वर्ड यही होता है, इसकी जगह पे ये मेडिसिन ले लेते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह पे दूसरी चीज। तो अब इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 इक्वेशंस हैं। तो 2 इक्वेशन से आपने किस तरह से 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और क्या है 3x माइनस y विच इज इक्वल टू 9। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालना है और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। कैसे, यानी 3x इक्वल टू 6 माइनस 4y, इधर -6 है तो -6, 4y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, x की वैल्यू आ गई -6 माइनस 4y डिवाइड बाय 3। तो ये मेरी एक तरह से x की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू इस तरह से आई है उसको अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। जैसे पुट कर दीजिए x इक्वल टू -6 माइनस 4y डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो 3x है, यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई है तो -6 माइनस 4y डिवाइड बाय 3, उसके बाद -y इक्वल टू क्या आ गया 9। आई थिंक सबको ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं करवा रही हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये 3 इसके साथ ही है तो मैं इसकी डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग कर सकती हूँ, जैसे इस 3 के साथ इसको काट सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ आ गया -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9, ये -6 है, ये आ गया -5y विच इज इक्वल टू 9, -5y इक्वल टू 9 प्लस 6, यहाँ पे हमारा आ गया y इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15, और ये y के साथ मल्टीप्लाई है तो -5 आ गया ऊपर, 5 यानी माइनस का साइन ऊपर चला गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब आपने पुट कर देना है, अब ये हमारी प्रॉपर कांस्टेंट नंबर में वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3 कौन सी, ये वाली, या डायरेक्ट आप इसमें भी फर्स्ट वाली में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो
y जैसे x आ गया विच इज इक्वल टू क्या था, -6 -4, y की जगह पे क्या आया -3 आ गया, डिवाइड बाय क्या है 3 है। अब आगे -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 इज 12, 12 में से 6 गया 6 आ गया, इट इज 3 3 1 का 3 3 2 का 6, तो y की x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। अब ना क्या होता है कि समटाइम बच्चों को श्योरिटी नहीं होती कि यार जो मेरी x और y की वैल्यू आई है क्या वो सही है कि नहीं। आप ना ये जो दोनों इक्वेशंस दी है ना, किसी में भी ये वैल्यू पुट करके, मान लो मैं सेकंड में इसको पुट करके देख लेती हूँ, ऐसे वर्बली अपने देख लो, चाहे आप रिटर्न में करके देख लो। x की वैल्यू 2 है तो 3 2 का क्या आ गया 6 आ गया, और ये कितना -3 है, ये 6 आया, तो ये माइनस है, y की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। इस साइड को जब हमने पुट करा तब भी ये 9 बन गया, और राइट हैंड साइड भी हमारी 9 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो हमारे दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही आए हैं, ये चेक करने का वे है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में भी आप पुट करके देखोगे तब भी हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। नाउ अभी आपको पता लग गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में से कोई भी x या y की वैल्यू को निकालना है, और जो निकल आया आपके पास उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद एक नॉर्मल सा कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जिसको अगेन जो थर्ड वाली इक्वेशन आपने बनाई है x की, उसमें पुट करके आपका इजीली आंसर निकल आएगा। और अगर आपको आंसर को चेक करना है कि क्या जो आपके x और y की वैल्यूज आई हैं क्या वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सही है कि नहीं है, तो उसके लिए आपने फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों वैल्यू को पुट कर देना है, और देखना है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x और y की वैल्यू को पुट करते हो तो क्या वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आती है। अगर वो आती है तो हमारी आंसर बिल्कुल सही है। इसमें भी ऐसे ही करना है, और जब हम एलिमिनेशन मेथड में जब आंसर आ जाएंगे ना तब भी चेक करने का तरीका यही है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगी, तब भी आप देखना आंसर फिर भी सेम आएंगे, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है वो देखिए आप, इक्वेशंस यही हैं, सेम इक्वेशन से ही मैं एलिमिनेशन मेथड आपको करवाऊंगी। देख लीजिए यहाँ पे, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड की। एक मिनट प्लीज। तो एलिमिनेशन मेथड किस तरह से है देखिए, एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन सेम वही ले रही हूं मैं, 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। देखो आधा काम ना इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हो गया हुआ है। वो क्या है, हमें ना जो x के कोएफिशिएंट्स होते हैं या y के कोएफिशिएंट होते हैं उनको सेम बनाना होता है। एलिमिनेशन मेथड में एक को एलिमिनेट कर दो, या x को कर दो या y को कर दो। तो कैसे एलिमिनेट करना उसको, जैसे ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा सा ना मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगी कैसे करना है। यहाँ तो ये 3 3 सेम ही है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाल सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं x को नहीं छेड़ रही हूँ, मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। मैं y में करके बताती हूँ कि हमें अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, अगर यहाँ पे सेम ना हो नंबर्स तो कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं y की इक्वेशन लेके चलती हूँ, इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 4 है। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रही हूँ, यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, हमारा काम ही एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट को, चाहे वो x है चाहे वो y है, उसको सेम बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, मैं इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ, बट मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर यहाँ सेम ना हो, जैसे y के अंदर सेम नहीं है, तो कैसे उसको सेम बनाना है मैं वो सिखाने लगी हूँ। तो कैसे करना है इसको देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर। अब देखो आपको ना यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आप 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2
बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट। आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख सकते हो या डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये 3x आ गया पहला, तो पहले को तो कुछ नहीं करना, उसको सेम एज इट इज रहने दिया। दूसरी वाली में मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट। अगर मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो तब भी हमारा x कट जाएगा। अगर आप नहीं, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर 2 है और मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट करो इसमें से -4 को, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का साइन आपने पुट कर लिया, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये 6 आएगा। ये एक नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रही हूँ। अगर इस कंडीशन में जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है, उसमें सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि साइन, नीचे वाली चीज जो होती है, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करना। अगर यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसको माइनस बना दिया, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बना दिया, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस बना दिया। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। तो अगर मैं इस तरीके से करती हूँ सब्ट्रैक्ट वे से, तो ये लो जी, एक प्लस का एक माइनस का 3 कट गया और यहाँ पे कितना आ गया, 4 + 4 8y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 9 और 6 कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन में गड़बड़ाना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रही है। मैंने क्या मिस्टेक करी है? अगर ये जो सबसे मेन चीज थी जो मैंने यहाँ पे आपको सिखानी थी वो क्या थी, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ y वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब ये है हमने सेकंड इक्वेशन के हर नंबर को, हर जो x है चाहे y है चाहे कांस्टेंट है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। आई बात समझ में? तो कैसे है देखो, ये पहला सेम एज इट इज रहा। अब देखो, क्योंकि देखो मेरे को अभी ऐसे ही पता लग गया कि क्या आंसर निकल आया और यहाँ पे मैंने 4 से करा, 4 3 इज द 12x हो गया, माइनस क्या आ गया 4y हो गया, इक्वल टू 4 9 का कितना आ गया 36 आ गया। अब क्या होगा, ये सारे के सारे चेंज हो गए। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ऐड। अब ऐड क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है और जब ऑलरेडी साइन चेंज होते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है नीचे के साइन को चेंज करने की। इसलिए ऑलरेडी साइन चेंज थे, इस वजह से मैंने इसको नहीं हिलाया, मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने ऐड करा तो यहाँ पे ये कट गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15x आ गया। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे -6 है तो ये कितना बन गया, 36 - 6 इट इज 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/15, यानी कि मेरा कितना आ गया 2। और वहां पे भी मैंने जब वैल्यू निकाल ली है x की, तो मेरे पास जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई, वो हमारी x की वैल्यू देखो क्या आई थी, वो भी हमारी 2 ही आई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपको ऐड के बारे में और सब्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकेंड इक्वेशन को, तो इसका मतलब एक एक चीज को 4 से मल्टीप्लाई करना, ना कि सिर्फ y वाला जो वेरिएबल है उसी को 4 से मल्टीप्लाई करना सेम बनाने के लिए। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखोगे तो जैसे मैंने करा गलत, वैसे आप भी गलत कर दोगे। तो ये चीजें आपको सिखाने के लिए है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है x की वैल्यू, x वैल्यू 2 जो आई है इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको 1 में डाला तो 3 × 2 हो गया, प्लस 4y हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया -6, ये आ गया 6 + 4y इक्वल टू -6, यहाँ आया 4y इक्वल टू -6 और ये -6 हो गया, -12, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अगेन हमारा x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। नाउ व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट सेम थे,
इस वजह से मैंने y के कोएफिशिएंट को सेम बनाया। ठीक है, आप चाहो तो उसको भी करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। साइन चेंज करने थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल गया। जैसे मैं करके भी बता देती हूँ साइड पे, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ ऐसे ही। अगर आपको डायरेक्ट इसको करना होता ना तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आप कर लेते, सब्ट्रैक्ट करते फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो साइन चेंज हो जाने थे, कट हो गया, ये प्लस बन गया, ये आपका 5y आ जाना था और यहाँ पे माइनस आ जाना था। 9 और 6 फिर -15 आ गए, y की वैल्यू -15/5 आ गई, तो यहाँ पे -3 डायरेक्ट आ जाना था। और वही y की वैल्यू को आप इधर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते थे जिससे x आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने y के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड इक्वेशन को, फिर मैंने ऐड कर दिया। ऐड क्यों करा? क्योंकि साइन अलग अलग ऑलरेडी थे, ऐड में साइन चेंज नहीं करते बट सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर डाली, यानी इस इक्वेशन में पुट कर डाली, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और सेम चेक करने का तरीका आपको पता है, x और y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करोगे और राइट हैंड साइड अपने आप निकल आएगी। समझ आया सबको? ये थे हमारे दो मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से सेम ही आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया। अब जो मेथड है, इसी क्वेश्चन का यूज करके मैं आपको सिखाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मेरे को आपको सिखाना है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो समटाइम उसका यूज आ जाता है। तो आप इन दो मेथड को भी कर लोगे तब भी सफिशिएंट है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 9th आईसीएसई में है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन जरूर करूंगी। देखिए, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी क्वेश्चन में यूज करना, तब भी आंसर देखना सेम ही आएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए इधर आप। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, सेम 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यही क्वेश्चंस है। हमने पहले क्या करा, इसको 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दिया, 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 कर दिया, इधर 0 बना लिया। इसमें एक रूल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इसमें रूल लगता है 2 3 1 2, 2 3 1 2 याद कर लो। नाउ व्हाट इज द 2 3 1 2? 2 3 1 2 क्या है, आपके जो x का कोएफिशिएंट है इसको 1 बोल देते हैं, y के कोएफिशिएंट को 2 बोल देते हैं और कांस्टेंट नंबर को 3 बोल देते हैं। रूल कैसे लगेगा, जैसे x है यहाँ पे, y है यहाँ पे और कांस्टेंट नंबर को 1 से इस तरह से डिनोट कर दिया। x जब आप करोगे, जब आप x की वैल्यूज को लोगे तो आपको यूज किसका करना है, 2 3 का। 2 3 का मतलब 2 और 3, 4 मतलब वेरिएबल्स नहीं साथ में लिखने, वेरिएबल हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। x के लिए 2 3 का यूज 4 और y का कोएफिशिएंट क्या है -1, माइनस है तो लिखना है 6 और यहाँ पे क्या है -9। अब y के लिए किसका यूज है, 3 और 1 का। पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। अब 3 कौन है, 6 -9 और ये कितना है 3 और 3। जहां से ये खत्म होगा वहीं से अगला स्टार्ट होगा, जहां से ये खत्म होगा वहीं से अगला स्टार्ट होगा। आगे क्या है 1 2, 1 2 का मतलब 1 और 2, कांस्टेंट के लिए हम क्या लेंगे 1 और 2, मतलब जिसको लेना उसको छोड़ देना। यानी x निकालना है तो x पे हाथ रख लो, y और कांस्टेंट ले लोगे, y पे हाथ रख लो 3 और ये ले लोगे, कांस्टेंट पे रखना है तो x और y ले लोगे। ये चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पे क्या लिख दिया 3 और क्या लेना 1 2, 3 3 4 और -1। अब यहां से ये खत्म हुआ, यहीं से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब कैसे करना है, x अपॉन इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 मल्टीप्लाई -9, बट जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, ये याद रखना। और -1 मल्टीप्लाई विद 6,
ऊपर ये होते मल्टीप्लाई है, पर जब नीचे से ऊपर वाले को करते तो माइनस का बीच में साइन आ जाता है। सेम यहाँ पे भी आ जाओ, 6 3 is 18, डायरेक्ट लिख रही हूँ, -9 9 3 is -27, और बीच में माइनस था तो +27 आ गया। यहाँ पे 1/-3 आ गया, 3 4 is 12 आ गया, तो -12 आ गया, क्योंकि माइनस भी था उसके साथ। अब देखिए आगे, एक मिनट, तो इसमें हमें क्या करना है आगे, x अपॉन, जैसे यहाँ पे आया मेरा x अपॉन 9 4 का -36, यहाँ पे 6 1 का 6 -6, तो ये +6 आ गया। y अपॉन 18 और 27 कितना होता है, यानी कि मेरा आ गया 45, और उसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन ये कितना आ गया -15। अब क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू को निकालना है। x अपॉन ये कितना आ गया -30, y अपॉन 45 ये कितना आ गया 1 अपॉन -15। देखो ये दोनों में कांस्टेंट है, यहाँ भी x है यहाँ भी y है, हमेशा x निकालना है तब भी इसके साथ कांस्टेंट को लेकर चलना है, y निकालना है तब भी इसके साथ कांस्टेंट को लेकर चलना है। कैसे, x अपॉन -30 विच इज इक्वल टू अगेन 1/-50, तो x इक्वल टू ये आ गया -30 डिवाइड बाय 15, यानी कि -2 आ गया। सेम y अपॉन क्या आया 45 आ गया, विच इज इक्वल टू -1/15, सॉरी 1/15, तो यहाँ पे कितना था 15 था, यहाँ पे y/50 45 है, विच इज 1/-15 है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना माइनस था, -15 था, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी, और यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 45/15 है, -15 माइनस ऊपर गया तो -3 आ गया, तो वही हमारा आंसर क्या आ गया 2 और -3। समझ आया सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है? तो तीनों के तीनों मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर तीनों के तीनों मेथड को बहुत ही अच्छे से आपने तैयार करना है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। इसके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत जल्दी, तो उसके लिए पहले आप ये बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है इसका 1 मार्क का। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपका जब एग्जाम भी होगा ना, तो आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, वहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ लिख के आओ, लिख के जरूर आओ, गिवन टू प्रूव लिखा हो, डायग्राम बनाओ, पर किसी भी क्वेश्चन को आपने वहां पे छोड़ना नहीं है। अरे एग्जामिनर तो आपको नंबर देने के लिए बहुत ही ज्यादा विलिंग होता है कि हाँ भी बच्चे ने कुछ लिखा हो, बट हम क्या करते हैं, अरे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप क्यों करना होता है, ताकि जब भी जैसे मान लो आपका ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन ही आ जाता है, या कोई भी, आप वहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसको शो जरूर करके आओ। इतना तो दिमाग में है ना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में ये चीजें तो बतानी होती हैं, तो टेबल को लर्न कर लो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो अपना तैयार टेबल को, क्योंकि अगर आप टेबल को तैयार कर लेते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाते हैं, और बाकी मेथड्स हैं वो आप एक तैयार कर लीजिए। तो इस चैप्टर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझिए, अगर आप समझोगे तो आपके जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो बहुत इजीली निकल सकते हैं, पर प्रॉब्लम सम्स में प्रॉब्लम आती है कि हमसे स्टेटमेंट नहीं बन पाती है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप स्टेटमेंट बनानी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आओगे, और जब उसमें आओगे तो तभी आप कोई ना कोई मेथड, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड है चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो लगा पाओगे। पर लगाना सीबीएसई वालों को बोर्ड में यही 2 मेथड ही है, तीसरा मेथड यूज नहीं करना, बिकॉज सिलेबस से उन्होंने भी कट करा हुआ है, क्योंकि न्यू बुक जो है उसमें वो मेंशन ही नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों मेथड बहुत इजी हैं, ध्यान से समझिएगा,
और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी कमेंट करिए और अच्छा लगे तभी कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।